आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, एडलवाइज म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज़ के त्रिदीप भट्टाचार्य साहब। भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार। बस नमस्कार सर। नतीजे बहुत नज़दीक है अब चुनाव के, ज़रा उसी से एक बार आप शुरुआत करते हैं। क्या बाजार मानकर चल रहा है, किस तरह के नतीजे आप ये कहेंगे कि 23,000 की निफ्टी पर प्राइस इन है? अच्छा सवाल। आपके शो में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बीजेपी एंड अलाइज टोटल अगर नंबर देखें, अगर ये आंकड़ा 300 से 350 के बीच में रहता है तो मेरे ख्याल में ये ब्रॉडली फैक्टर्ड इन है। अगर ये आंकड़ा 350 के पॉजिटिव चला जाता है या जितना पॉजिटिव जाएगा उतना मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म पॉजिटिव फिलिप होगा कि ये स्ट्रॉन्ग मैंडेट मिला है। और दूसरे तरफ अगर इन दोनों को मिला के आंकड़ा 300 से नीचे आता है तो शायद आपको नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये मेरे ख्याल में 1 वीक या 2 वीक मान लीजिए इसकी अवधि है जो मैं कह रहा हूँ उसका, उसमें आपको ऐसा एक रिएक्शन मिलेगा। बट अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट जो है अगर वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक छोटा सा पड़ाव है, ऐसा देखना चाहिए, rather than getting worried about ये आउटकम क्या होगा, उससे कितनी चेंजेस होंगी। बट अगर आप पूछें कि क्या आउटकम आ सकता है, उसका क्या रिएक्शन, तो मेरा मानना ये है जो मैंने आपको कहा। 300 से 350 के बीच में एनडीए की सीट्स आती है तो कमोवेश बाजार डिस्काउंट करके चल चुका है। 350 से ज़्यादा आएगी तो और बढ़ेगा, 300 से कम आने पर थोड़ा कमज़ोर हो भी सकता है। ऐसे में आप क्या स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं सर? क्या आप फंड में फुली इन्वेस्टेड लेकर चल रहे हैं, या फिर अगर इलेक्शन के बाद कहीं कोई एक मौका बन जाए, गिरावट हो, तो उसके लिए कैश रख रहे हैं अपने पास में? एज ए फंड मैनेजर क्या स्ट्रेटेजी है? इसमें थोड़ा हमारा बैलेंस्ड अप्रोच है। हम लोग कम कैश ज़्यादा लेके चलते नहीं है, बट बेसिकली थिंकिंग ऐसी है। देखिए, बीजेपी एंड अलाइज 270 या 280 प्लस अगर हो तो जब उनको पूर्ण बहुमत मिल जाएगी तो जो भी एक पॉलिसी कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं वो बरकरार रहेगी। और जब तक वो बरकरार है तब तक हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ की स्टोरी है हमारी वो चलती रहेगी। और वापस फोकस ये इलेक्शन अनसर्टेनिटी से जाकर के अर्निंग्स पे आएगी। और जब बात अर्निंग्स पे आती है तब बेसिकली एक मतलब 5 ऐसे चीज़ें हैं जो अभी आज के देश में हैं जिसका कि इलेक्शन से कोई दारोमदार नहीं है। मतलब कोई कौन आए जो भी आए, ये 5 चीज़ें चेंज नहीं होती। उसमें सबसे पहला जो क्या बोलते हैं एरिया है वो है जो इंडिया की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इंडिया की सारे फैक्ट्रीज को मिला करके वो करीबन 78-79% पहुंच गई है। ऐसा जब भी कोई इकोनॉमी में पहुंचता है तो हमने देखा गया है कि एक कैपेक्स साइकिल देखने को मिलता है। तो अगर अच्छे बहुमत आएगी, पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी, तो ये कैपेक्स साइकिल का एम्पलीट्यूड और स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बहुत पूर्ण बहुमत या थोड़ा कम होता है तो हो सकता है कैपेक्स साइकिल उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन इन सम शेप और फॉर्म एक कैपेक्स साइकिल आना तो जरूरी है। ओके, वैसे ही अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को देखें तो पिछले 12 साल के बनिस्बत अभी जो इन्वेंट्री है, इन सारे बिल्डर्स का अगर आप पूरे देश में इन्वेंट्री जोड़ करके देखें तो ये 12 ईयर लो है। ऐसे सिचुएशन में चाहे नॉर्थ ब्लॉक में कोई भी पार्टी आए, ये एरिया जो है रियल एस्टेट और रियल एस्टेट रिलेटेड एरियाज में आपको एक 5 से 7 ईयर का अप साइकिल देखने को मिलेगा, जो कि हम उसके समय बीच में है। तो ये हो गई दूसरी बात। और तीसरा मैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा पक्ष की, अगर आप डिफेंस देखें तो डिफेंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जितने ऑर्डर्स अभी तक आ चुके हैं उसी को एग्जीक्यूट करने जाए तो अगले 4-5 साल के डबल डिजिट ग्रोथ कुछ कंपनीज में आ सकते हैं। तो अब इन इलाकों में कुछ स्टॉक काफ़ी चल गए हैं तो थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की दरकार है, स्टॉक सिलेक्शन की दरकार है। पर एरियाज जो है वो इसी एरियाज में मेरे ख्याल में अर्निंग्स दुरुस्त रहने के आसार हैं और पैसे बनने के भी आसार हैं अगले 3 से 5 साल में। मेरा 3 से 5 साल तक का व्यू है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हाँ, इलेक्शन के हिसाब से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो थोड़ी पोजीशनिंग आपको करनी पड़ेगी। चुनाव के नतीजों से चलते हैं सर, कंपनी के नतीजों की तरफ आते हैं। तिमाही नतीजे चल रहे हैं, चौथी तिमाही के रिजल्ट सीजन जोरों पर, अब तो खत्म होने की तैयारी में भी है। पूरा रिजल्ट सीजन कैसा देखा है आपने, क्या आपके ऑब्जर्वेशन हैं? और दूसरा ये कि भाई किसके नतीजे आपको अच्छे और किसके खराब दिख रहे हैं? इसको मैं अगर कुछ शब्दों में समराइज करूं तो 1 स्टेप फॉरवर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनीज, 1 स्टेप बैकवर्ड फॉर कंजम्पशन, ऐसा कहूंगा। जो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनके नतीजे अच्छे आए,
कुछ कुछ जगह में हम लोगों को अर्निंग्स अपग्रेड 10% से ज़्यादा देखने को मिले। ऑन द अदर साइड कंजम्पशन रिलेटेड जो नतीजे हैं, कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज के नतीजे हैं, वो हमको थोड़े से सॉफ्ट देखने को मिले। आईटी और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अर्निंग्स है वो इस क्वार्टर में थोड़े से दबे हुए मिले, पर वो शायद बाउंसिंग अराउंड द बॉटम मैं कहना चाहूँगा ओवरऑल। सो अगर कुल मिला के देखें तो टू फेज है ये अर्निंग सीजन। थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग लेट है, थोड़ा कंजम्पशन में वीक है। मॉनसून एक आसार है कि कंजम्पशन में थोड़ी सी शायद बाहर लेके आए, पर अब तक जो हम लोग को नतीजे देखने मिले हैं उसमें से तो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज ही बेहतर कर रहे हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं त्रिदीप सर को। सर कुछ आपके फंड से इंटरेस्टिंग उस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक आपने हाल ही में फंड लॉन्च किया था, रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ को लेकर फंड है, जरा समझाएं ये किस तरह का फंड है और क्या किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है? ये एक हमारा, इसको आप थीमेटिक फंड कह लीजिए या फॉर क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए फंड्स हैं, ऐसा कह लीजिए। बट होता ये है कि जब एक रिटेल निवेशक आईपीओ में इन्वेस्ट करता है तो इतना बड़ा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है कभी कभी कि उसको एलोकेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे ये रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ में जो 100 आईपीओ है रिसेंट, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो बिकॉज क्योंकि साइज थोड़ा ज़्यादा है, इससे एलोकेशन के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। एंड प्लस इंस्टीट्यूशनल सेटअप में जो हमारी सिलेक्शन मैकेनिज्म है, जिसके चलते हम सारे आईपीओ को नहीं लेते हैं, उसके एक चुनिंदा कुछ चुनिंदा शेयरों को ही लेते हैं, उससे एक सीव कह लीजिए, एक बेटर सिलेक्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा नुआंस इन्वेस्टर के लिए ये ऑफरिंग है। थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है, रहता है कभी कभी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें एक थ्रू द बिजनेस साइकिल, जहाँ की इंडिया इज एन एक्सपैंडिंग इकोनॉमी, मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो एलोकेशन में एक सैटेलाइट के तौर पे एक थीमेटिक एलोकेशन इसमें बनता है। ओके, तो थोड़ा इसमें पैसा लगाया जा सकता है। और दूसरा सर कि क्या इस तरह के मूड माहौल में जब इलेक्शन सामने है तो क्या फ्लेक्सी फंड ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, बजाय हम ये चुनें कि मिड कैप वाला लें, स्मॉल कैप लें, लार्ज कैप लें? कैसे देखते हैं आप? ये बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया, इसका थोड़ा सा लंबा जवाब देना चाहूँगा। ज़रूर। वो ये कि ये जो वैल्यूएशन वाली सिचुएशन है, अभी जैसे मैंने जो थीम्स आपको गिनाए, इसमें ये थीम्स पिछले 1-2 साल से चल रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स इसमें जो है महंगे हो चुके हैं, तो उसमें वैल्यूएशन को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर वैल्यूएशंस को देखें तो आज के डेट में वैल्यूएशंस लार्ज कैप के फेवर में, लेकिन अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ को देखें वो मिड और स्मॉल कैप के फेवर में है। तो इसलिए अगर आप केवल एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी एंड को छोड़ दीजिएगा, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाएगा। अगर आप लार्ज कैप में केवल इन्वेस्ट करेंगे तो अर्निंग्स ग्रोथ मिस हो जाएगी। अगर आप केवल मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो वैल्यूएशन के लिए कभी मेहनताना भरना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी के माहौल में हमारा जो मानना है उसमें जो एक मिलीजुली पोर्टफोलियो है वो सबसे बेहतर है। तो इन्वेस्टर्स, इनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा अच्छा है, उनके लिए एक मल्टी कैप फंड मेरे ख्याल में सूटेबल लगता है मुझे, जिसमें कि करीबन 45% लार्ज कैप होता है, 55% मिड एंड स्मॉल कैप होता है, तो आपने तीनों तरफ को कवर कर लिया। थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए मेरे के लिए फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो बेहतर होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है, कंजर्वेटिवली रन होता है। सो ये दो फंड डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट ऑफ इन्वेस्टर के लिए बेहतर है, और जिनका एग्रेसिव रिस्क एपेटाइट है, जिनका आउटलुक 5 से 10 साल है, उनके लिए हम मिड कैप फंड जो है रिकमेंड करते हैं। बट आज के डेट में फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ये हमारे दो गो टू पोर्टफोलियोज हैं, गिवन द अनसर्टेनिटी दैट वी सी इन द नियर टर्म। ओके, ये भी आइडिया ठीक है आपका बिल्कुल कि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स में पैसा लगाना ज़्यादा बेहतर है। वहाँ फंड मैनेजर्स को डिसाइड करने दें कब किस तरह के शेयर खरीदने, दिग्गज या फिर छोटे मजूले। त्रिदीप सर, अब आपसे राय लेना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट पर। अगर किसी को पसंद ही है और इलेक्शन के नतीजों के पहले पैसा लगाना ही है, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि मजबूत रहेंगे जहाँ पैसा लगाया जा सकता है? देखिए, इसमें इलेक्शन जो है तो उस जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे भी इलेक्शन से सेक्टर का आउटलुक बहुत ज़्यादा ना बदले, इसको ऐसे सोचें। और अगर वैसे कुछ एरियाज देखना चाहें तो ऐसे 3 या 4 सेक्टर में गिनाना चाहूँगा। एक तो जो मैंने कैपेक्स साइकिल की बात करी, उसमें थोड़ा वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए अगर स्टॉक पिकिंग करें तो अभी मुझे लगता है अभी भी वो सेक्टर काफ़ी अच्छा है पैसे बनाने के लिए। दूसरा मैंने बात किया रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में डायरेक्ट एक्सपोजर जो कि बिल्डर्स
वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, पर मेरे ख्याल से आगे 3 से 5 साल में जो इनडायरेक्ट एक्सपोजर है, जो कि टाइल्स बनाते हैं, जो कि सैनिटरी वेयर बनाते हैं, इस तरीके की कंपनीज भी काफ़ी बेहतर करने के आसार है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, अगले 12 से 18 महीने के बीच में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो नीचे जाने के आसार ज़्यादा है। तो इसलिए फाइनेंशियल सर्विसेज में एनबीएफसीज का जो मेरे ख्याल से आउटलुक है वो पॉजिटिव होगा जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे। चौथा, मैंने डिफेंस की बात करी, वो एक अच्छा थीम मुझे लगता है। और फाइनली जो हमारी पावर की सिचुएशन है अभी, वो अगले 2-3 साल में पावर रिलेटेड कंपनीज काफ़ी बेहतर करेंगे, उसमें काफ़ी ऑर्डरिंग आ सकती है। तो उसमें भी थोड़ा सा वैल्यूएशन रह के देख के अगर स्टॉक पिकिंग करें तो ये 5 सेक्टर होगा जहाँ पे पैसे बनाने के अच्छे आसार हैं। तो ये 5 सेक्टर अनिल जी आपके इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। पावर है आपके लिए, होम फर्निशिंग से रिलेटेड टाइल्स वगैरह ये सेक्टर्स हैं, बैंक्स, एनबीएफसी वगैरह फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, सारे पसंद है त्रिदीप सर को, जहां आप निवेश कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए।